हमें लू फेंग काफी ज्यादा परेशान देखने के लिए मिलता है अपने बोट के अंदर, क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि इतने सारे लोग मारे जाएंगे। वैसे तो लू फेंग को इन्फॉर्मेशन थी कि ये सारी चीजें होती रहती है, क्योंकि जो मास्टर जाओ शेंकी के डुआंगडोंग रिवर का इनहेरिटेंस और वर्ल्ड ऑफ जिन का इनहेरिटेंस था, उसके अंदर ऐसी बैटल्स के बारे में मेंशन किया गया था। जब बैटल दो चॉज लॉर्ड के बीच में या फिर गॉड किंग के बीच में होती है, तब तो ये इतनी बड़ी बैटल हो जाती है कि पता नहीं कितने बिलियन ट्रिलियंस ऑफ लोग मारे जाते हैं। इतने लोग मारे जाते हैं कि इवन इनकी संख्या भी आप गिन नहीं सकते। इवन थॉट अब तक तो लू फेंग को ये भी नहीं पता था कि हुआंग सिटी के अंदर जनरल योंग यू नाम का कोई बंदा है, जिसे हुआंग सिटी ने अपने हेल्प के लिए बुलाया है। फेंग तुरंत जनरल योंग के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं और उसे पता चलता है कि जनरल योंग जो है वो यू किंगडम से है। उन्होंने इन्फिनाइट डिवाइन बॉडी को कल्टीवेट किया है, उनकी स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा है। बट जो लू फेंग था उसे एक चीज के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि जनरल यांग है वो इवन हुआंग सिटी के फॉर्मेशन के हेल्प से भी इस ब्लड क्लाउड किंग को नहीं मार पाए। इस बैटल के बाद जो ब्लड क्लाउड गॉड है उसकी भी जो रेपुटेशन थी वो काफी ज्यादा तेजी से एनहांस हो चुकी थी। इस वक्त यू किंगडम और शी किंगडम ये दोनों के दोनों ब्लड क्लाउड लॉर्ड को काफी ज्यादा मानने लगे थे। नेक्स्ट टाइम जब भी यू किंगडम को फाइट करनी होगी तो वो जनरल योंग से ज्यादा पावरफुल बंदे को भेजेंगे ब्लड क्लाउड से निपटने के लिए। वही दूसरी तरफ जो शी किंगडम है वो लोग भी ब्लड क्लाउड गॉड को काफी अच्छी तरीके से इस्तेमाल करेंगे। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था कि जो लॉर्ड ब्लड क्लाउड था वो कभी भी नहीं चाहता था कि वो ज्यादा फेमस हो या फिर किसी को भी उसकी स्ट्रेंथ के बारे में पता चले, क्योंकि एक बार शी किंगडम वालों को उसकी स्ट्रेंथ के बारे में पता चला तो वो डेफिनेटली उसको काफी ज्यादा मुश्किल मिशन असाइन करेंगे, जिसके अंदर मरने के जो चांसेस होंगे वो बढ़ जाएंगे। लू फेंग मन ही मन सोचता है कि ब्लड क्लाउड यू टियानू और यून टियानी ये तीनों की तीनों जिंदा है। एंड जहां तक कि वो फूड किंगडम को जानता था तो वो इतनी जल्दी हार तो बिल्कुल भी नहीं मानने वाले। फिलहाल के लिए जो लू फेंग होता है वो जनरल योंग और ब्लड क्लाउड की जिस जगह पे फाइट हुई थी वो उस जगह के ऊपर जाके देखता है कि वहाँ पे एक्चुअली में हुआ क्या था, वहाँ पे ऑलरेडी मिलियंस ऑफ लोग मारे गए। डेफिनेटली जो लू फेंग होता है वो वहाँ पे एक नजर मारने के लिए जाता है। जब लू फेंग वहाँ पे पहुंचता है तो लू फेंग वहाँ पे देखता है कि वहाँ पे हुआंग सिटी के काफी सारे गार्ड्स थे जिन्होंने आसपास के एरिया को पूरी तरीके से सील करके रख दिया था। वही जो बचे कुछ इक्का दुक्का जो बचे हुए लोग थे वो उन लोगों को रेस्क्यू कर रहे थे। फेंग तुरंत अपने आसपास एक इनविजिबल प्रोटेक्शन फील्ड क्रिएट कर लेता है, जिसके अंदर वो मोरुशा और मोज किंगयांग को भी ले लेता है। जब वो सारे के सारे हुआंग गार्ड लू फेंग को देखते हैं तो वो उसे ग्रीट करता है, क्योंकि आफ्टर ऑल वो सब लोग जानते थे कि लॉर्ड लू है की पावर कितनी ज्यादा है। एंड आप लोग बोल रहे होंगे कि लू फेंग ने इस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट क्यों किया, तो मैं आप लोगों को बता दूं इस जगह पे ऑलरेडी मिलियंस ऑफ ट्रू गॉड मारे गए हैं। इसके कारण यहाँ पे जो उन मिलियंस ऑफ ट्रू गॉड्स की जो नेगेटिव फीलिंग्स थी, यानी कि वो मर रहे थे, वो तड़प रहे थे, उन सारे लोगों की जितनी भी नेगेटिव वाइब्स फीलिंग ऑरा वगैरह तो वो सारा का सारा इस एरिया के अंदर गैदर हो चुका है, जिसके कारण एक काफी ज्यादा पावरफुल और टेरिफाइंग नेगेटिव इन्वायरमेंट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। हुआंग गार्ड्स है ऑलरेडी उन्होंने यहाँ पे चारों तरफ एक डोमेन बना के रखा है ताकि ये सारा का सारा जो ऑरा है वो यहीं पे रहे, वो बाहर ना जाए। लू फेंग इस जगह के ऊपर आगे बढ़ता रहता है और ध्यान से अपने आसपास देखता रहता है। उसे काफी ज्यादा बुरा फील हो रहा था। जब लू फेंग आसपास नजर घुमा ही रहा था तभी उसे एक और पर्सन देखने के लिए मिलता है यहाँ पे लंबा चौड़ा, जो कि और कोई नहीं लू फेंग का बेस्ट फ्रेंड यानी कि एंट्रोपी था। लू फेंग एंट्रोपी की तरफ देखता और कहता है कि आप भी यहाँ पे हो। एंट्रोपी कहता है यहाँ पे मैं अपने डिसाइपल्स को देखने के लिए आया हूँ। इस जगह पे मेरे कुल मिला के 8000 से भी ज्यादा डिसाइपल्स रहते थे, बट ऐसे लगता है कि आज वो सारे के सारे भी यहाँ पे मारे गए। इस वक्त एंट्रोपी को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। उसे फील हो रहा था कि जब वो टियांगिंग सेक्ट के अंदर होगा और जब ये 8000 से भी ज्यादा डिसाइपल्स मर रहे होंगे तो उनके मन में एक उम्मीद होगी कि उनके मास्टर उन्हें बचा लेंगे, बट एट द एंड उन्हें बचाने के लिए कोई नहीं आ पाया। ये सारे के सारे मारे गए। वैसे देखा जाए तो ये सारे के सारे एंट्रोपी के डिसाइपल्स नहीं थे। एंट्रोपी का अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा एक टियानियन सेक्ट था जिसको एंट्रोपी संभालता था, एंड ये सारे के सारे उसके टियानियन सेक्ट के लोग थे जिनको वो अपने डिसाइपल जैसा ही समझता था। रही बात उसकी कोर डिसाइपल्स की तो वो कम से कम 200-300 से ज्यादा नहीं होंगे, एंड उन 200-300 में भी 2-4 ही ऐसे होंगे जिनको जो एंटियानियन है वो सही में काफी ज्यादा ध्यान देता होगा। एंटियानियन अपने एक डिसाइपल की स्टोरी सुनाता है। वो कहता है कि उसका एक डिसाइपल था जिसका नाम मैंगशी था। उसके जो पेरेंट्स थे वो बचपन में ही मारे गए थे, जिसके बाद उसने टियानियन सेक्ट के अंदर आया, वो बड़ा हुआ, वो काफी टैलेंटेड था। अगर उसे सही टाइम दिया जाता तो वो डेफिनेटली फ्यूचर के अंदर काफी ज्यादा पावरफुल बनता, बट आज के दिन वो भी यहाँ पे मारा गया। वो अपने माँ बाप का बदला लेना चाहता था लेकिन उसका बदला पूरी तरीके से अधूरा ही रह गया। लू फेंग फील कर सकता था कि जो एंटियानियन है उसका मूड आज सही में काफी ज्यादा खराब है, एंड उसे भी काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। वो एंट्रोपी से कहता है कि मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि जो फूड नेशन के ज़्यूजुन है यानी कि ब्लड क्लाउड, यून टियानू और यून टियानी ये तीनों की तीनों जिंदा है। टियानियन लू फेंग की तरफ देखता है और कहता है कि मुझे सुनने में आया इवन आपने भी इस बार इन लोगों की फाइट के अंदर इन लोगों का साथ दिया था। लू फेंग कहता है कि इस बार उसकी फाइट यून टियानी के साथ हुई थी जो कि काफी ज्यादा पावरफुल थी। वो सोचता है कि जो यून टियानू है वो उससे ज्यादा पावरफुल होगा,
एंड जो जूयून है यानी कि ब्लड क्लाउड, उसके बारे में उन लोगों ने आज तक जो कुछ भी सुना था पास्ट रिकॉर्ड के अंदर, वो उससे कई गुना ज़्यादा पावरफुल निकला। लूफेंग कहता है कि ये जो फाइट है यू स्टेट और शी स्टेट के बीच में, ये काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम तक चलेगी, ये कभी नहीं रुकने वाली। एंट्रोपी कहता है मैं ये चीज़ काफ़ी अच्छी तरीके से जानता हूँ, लेकिन ये जो जगह ये मेरा होम टाउन है एंड मैं सही में इस तरीके से लोगों को मरते हुए नहीं देखना चाहता, मैं इस तरीके से उन लोगों के घर तबाह होते हुए नहीं देखना चाहता। बट लूफेंग भी इन सब चीज़ों के अंदर कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए ये लोग बस आगे बढ़ते रहते हैं और आसपास देखते रहते हैं। ये एक दूसरे से कुछ नहीं कहते हैं, ये लोग बस आगे बढ़ते रहते हैं और आसपास की चीज़ों को फील करते रहते हैं। यहाँ पे ना कि सिर्फ लूफेंग और एंटियानियन काफ़ी ज़्यादा नाराज थे और परेशान थे, बल्कि पूरी की पूरी हुआंग सिटी के अंदर एक अलग सा दहशत सा फैल गया था। काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था कि इतने सारे लोग मारे जाए। इस बार जनरल योंग की अचानक से अपीयरेंस, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, और जो लॉर्ड ब्लड क्लाउड है उसका पागलपन, जिसकी थ्रू पूरी की पूरी सिटी हिल गई। लिटरली इस तरीके की अजीबोगरीब हरकतें पास्ट के अंदर तो नहीं हुई थी, या फिर हुई भी होगी तो वो काफी ज्यादा पहले हुई होगी। भाई हम लोगों को टियानियान गेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एंटियानियन वहाँ पे पहुंचता है, जहाँ पे वो अपने एक ओल्ड सर्वेंट को बुलाता है। एक मेटल क्रिएचर सामने आता है और एंटियानियन को ग्रीट करता है। एंटियानियन इसकी तरफ देखते हुए कहता है कि अंकल क्यू, मुझे आपकी एक मदद चाहिए। जो अंकल क्यू होता है वो एंटियानियन को मास्टर कह के बुलाता है और कहता है कि मास्टर आप हमेशा से काफ़ी ज़्यादा पोलाइट रहे हो, आप बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। कहा जाए तो ये जो एंट्रोपी था गाइस, ये हुआंग सिटी के अंदर पूरी तरीके से अकेला था, लेकिन जब एक दिन उसे अंकल क्यू मिलता है तो वो अंकल क्यू को अपना सर्वेंट बनाता है। एंड अंकल क्यू उससे एज में बड़ा है, इसलिए वो उन्हें अंकल क्यू बुलाता है। एंड अंकल क्यू उसके वन ऑफ द मोस्ट भरोसेबल पर्सन है, एंड इन्हीं के भरोसे के ऊपर वो पूरी की पूरी टियानियान सेक्ट को चलाता है। टियानियान सेक्ट भी उन्होंने अंकल क्यू के मिलने के बाद ही बनाई थी। एंट्रोपी अंकल क्यू को एक सीक्रेट लेटर देता है। एंट्रोपी कहता है कि एक बार जैसे ही जो मेरा लाइफ टोकन है वो ब्रेक हो जाए या फिर वो डिसअपियर हो जाए, तो मैं ये जो लेटर है ये 5 जगहों के ऊपर पहुंचाना। ऐसे अंकल क्यू ये चीज सुनते हुए पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। अंकल क्यू एंटियानियन की तरफ देखता है और कहता है कि मास्टर, ये जो दुनिया है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी है एंड अभी भी काफ़ी सारे डिसाइपल्स हैं जो कि आपसे सीखना चाहते हैं, एंड आपको भी उन लोगों को सिखाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, आपको इतना जल्दी गिव अप नहीं करना चाहिए। एंटियानियन कहता है कि मैं भी नहीं मरना चाहता, मैं तो बस कुछ डेंजरस सी चीज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। अंकल क्यू उसे कहता है क्या ये चीज़ करना ज़्यादा ज़रूरी है। एंटियानियन आसमान की तरफ देखता है और फिर कहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। जब से मैं हुआंग सिटी के अंदर आया हूँ मैंने कभी भी अपना एक भी दिन बर्बाद नहीं किया, मैं रोज़ कोई ना कोई ऐसी चीज़ करता हूँ जिसके थ्रू मेरे लाइफ के अंदर कोई ना कोई वैल्यू ऐड हो एंड मेरे कारण किसी और का भला हो, एंड इस बार भी मुझे ये चीज करनी होगी। इसके बाद एंटियानियन कुछ नहीं कहता और वो यहाँ से निकल जाता है। जब जो एंट्रोपी होता है वो यहाँ से जा रहा होता है तो अंकल क्यू की आंखों से काफी सारे आंसू टपकने लग जाते हैं, क्योंकि उसको पता था कि एंट्रोपी क्या करने के लिए जा रहा है। उसे कहीं ना कहीं मन के अंदर एक अंदाजा लग गया था कि एंट्रोपी कुछ ना कुछ काफी ज्यादा डेंजरस करने जा रहा है, जिसके अंदर वो मरने वाला है। वही सीन शिफ्ट होता है और हमें ड्रीम फ्लावर टावर देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे मंगवा टावर की ओनर रहती थी, वो बाहर आती है, वो एंट्रोपी की तरफ देखती है और स्माइल करती हुई कहती है कि एंटियानियन आज तुम यहाँ पे। जानती थी कि जो एंटियानियन है वो उसे काफी ज्यादा पसंद करता है। एंड पूरी की पूरी हुआंग सिटी के अंदर 2 ही लोग थे जो मंगवा टावर के ओनर को पसंद करते थे, एक एंटियानियन और दूसरा शियान जॉन, जो कि एंटियानियन का ही दोस्त था। एंटियान मंगवा टावर के ओनर की तरफ देखता और कहता है कि मैं तुम्हें देखना चाहता था इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। एंटियानियन के आंखों के अंदर एक दर्द हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता था, एंड ये जो चीज होती है कहीं ना कहीं मंगवा टावर की ओनर भी फील कर लेती है। वही जो एंटियानियन था उसे इस वक्त मंगवा टावर के ओनर के अंदर अपनी वाइफ का ऑरा फील हो रहा था। काफी टाइम तक मंगवा टावर के ओनर को घूरता रहता है, जिसके बाद जो मंगवा टावर की ओनर होती है वो स्माइल करती हुई कहती है अभी क्या तुम मुझे इसी तरीके से घूरते रहोगे। मंगवा टावर की ओनर एंटियानियन से कहती है कि चलो अंदर चलो हम कुछ ड्रिंक करते हैं। एंटियानियन इस चीज के लिए मान जाता है और स्माइल करता है। एंटियानियन और मंगवा टावर के ओनर ये दोनों के दोनों एक टेबल के ऊपर बैठे रहते हैं और दोनों ड्रिंक कर रहे होते हैं। एंटियानियन मंगवा टावर के ओनर से कहता है तुम्हें पता है कि आज रात क्या हुआ। वो कहती है हाँ मैंने सुना कि ब्लड क्लाउड गॉड ने लगभग 8 बिलियन से भी ज्यादा लोगों को मार दिया, और अगर टोटल पॉपुलेशन की बात की जाए तो 10 मिलियन से भी ज्यादा लोग मारे गए हैं। मुझे डर है कि इस तरीके से अगर रहा तो हुआंग सिटी के अंदर फ्यूचर के अंदर कभी भी शांति नहीं देखने के लिए मिलेगी। एंटियानियन कहता है कि ये काफी ज्यादा भयानक मंजर है। इसके बाद वो काफी टाइम तक मंगवा टावर के ओनर के साथ बात करता है एंड उसे भी नहीं पता चलता कि कितना टाइम बीत चुका है। फाइनली एंट्रोपी मंगवा टावर के ओनर को बाय कह के यहाँ से निकल जाता है। मंगवा टावर की ओनर उसे बाहर छोड़ने के लिए आती है। मंगवा टावर को काफी ज्यादा स्ट्रेंजर्स फील हुई थी इस बार एंटियानियन से, समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो ऐसा फील कर सकती थी कि जो एंटियानियन है वो काफी ज्यादा दुखी है।
बट फिर वो इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचती और वो मंगवा टावर के अंदर वापस आ जाती है। हम लोग को एंटी यानियान देखने के लिए मिलता है जो कि आसमान के अंदर उड़ रहा होता है। वो पूरी की पूरी हुआंग सिटी को देखता है। वो कहता है कि इस हुआंग सिटी के अंदर मेरी काफ़ी सारी अच्छी मेमोरीज है। उसके बाद जो एंटी यानियान होता है, अचानक से उसकी जो नज़र होती है वो एक केव की तरफ जाती है जो कि डार्क पैलेस की थी, यानी कि यांग पेंग गिल्ड की। वो तुरंत उससे कांटेक्ट करता है और कहता है कि मेरे ट्रेजरी के अंदर जितने भी कॉस्मिक सैंड है या फिर जितने भी ट्रेजर्स या फिर जो कुछ भी है, वो सारी की सारी चीज़ें मेरे मरने के बाद लॉर्ड लुए के नाम पे ट्रांसफर कर दी जाए। इसके बाद एंट्रोपी एक सर्टेन डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ जाता है। एंट्रोपी के सामने एक काफी ज्यादा ऑर्डिनरी सा केव था। एंट्रोपी डायरेक्टली इस केव के अंदर एंटर कर जाता है। जो केव था ये उसके बेस्ट फ्रेंड यानी कि शैंग शियुयान का था, जो कि लू फैंग के बाद अगर सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट फ्रेंड होगा तो ये यही बंदा था। इवन अगर देखा जाए तो जो शैंग शियुयान है वो लू फैंग से भी ज्यादा पुराना दोस्त है। स्टार्टिंग में मेरे दिमाग में एक ही ख्याल आया था कि जो एंट्रोपी है उसने सारा का सारा ट्रेजर शैंग शियुयान के नाम पे क्यों नहीं किया, उसने लू फैंग के नाम पे क्यों किया। इस चीज का जवाब आप लोगों को आगे जाके मिलेगा। शैंग शियुयान के जो केव था उसके बाहर काफी सारी फॉर्मेशंस बनी हुई थी, लेकिन जो एंट्रोपी था उसका बेस्ट फ्रेंड था, इसलिए वो यहाँ पे आता जाता रहता था विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। बाद जो एंटी यानियान होता है उसके सामने फाइनली शैंग शियुयान होता है। शैंग शियुयान एंट्रोपी की तरफ देखता है और कहता है कि तुम यहाँ पे। के बाद वो एंट्रोपी से कहता है कि आओ बैठो दारू पीते हैं। जिसके बाद ये दोनों के दोनों बैठ के कुछ टाइम तक दारू पीते हैं। यानियान शैंग की तरफ देखते हुए कहता है कि शैंग शियुयान तुम और मैं हम दोनों पूरी तरीके से एक जैसा है। मैंने फर्स्ट टाइम तुम्हें देखा था तो मुझे ऐसा लगा था कि मैं अपने खुद की शेडो को देख रहा हूँ। जिस तरीके से मंगवा टावर के ओनर के साथ मैं पूरी तरीके से ऑब्सेस्ड हो चुका था, उसी तरीके से तुम भी उसी के साथ ऑब्सेस्ड हुए। हम दोनों पूरी तरीके से अकेले और पूरी तरीके से टेंशन फ्री है। शैंग शियुयान कहता है नहीं मैं अकेला हूँ लेकिन तुम नहीं, तुम्हारे पास देखने के लिए काफी सारी चीजें हैं, तुमने अपना खुद का सेक्ट बना के रखा है। ट्रॉपी कुछ नहीं कहता, वो बस इतना कहता है कि मैं और तुम हम दोनों सेम है। जो शैंग शियुयान होता है वो कहता है कि कहीं ना कहीं तुम सही हो, पूरी की पूरी हुआंग सिटी के अंदर तुम मेरे इकलौते दोस्त हो। एंड इवन अगर पूरे दुनिया के अंदर देखा जाए तो पूरे दुनिया के अंदर भी तुम मेरे इकलौते दोस्त हो। तभी अचानक से जो एंट्रोपी होता है उसके फेशियल एक्सप्रेशन थोड़ी सी चेंज होते हैं और वो कहता है लेकिन धीरे धीरे करके मुझे पता चला कि तुम और मैं हम लोग काफी ज्यादा अलग है। मैंने डिस्कवर करना स्टार्ट किया कि तुम अपने लिए कुछ भी कर सकते हो, तुम अपने लिए पूरी की पूरी दुनिया तबाह कर सकते हो। वन थॉट अगर तुम्हें मुझे कभी मारना पड़े तो तुम मुझे मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचोगे। शैंग शियुयान ये चीज सोचता है, वो काफी ज्यादा शॉक होता है। वो एंट्रोपी की तरफ देखता है और कहता है कि ब्रदर एंट्रोपी ये तुम क्या कह रहे हो। एंट्रोपी स्माइल करता है और कहता है कि पूरी के पूरे हुआंग सिटी के अंदर कोई पर्सन होगा जिससे तुम छुप नहीं सकते तो वो मैं ही हूँ। सारी चीजें सुनने के बाद जो शैंग शियुयान है उसकी भी आंखों के अंदर हम लोग को एक कोल्ड ऑरा देखने के लिए मिल सकता था। वो एंट्रोपी की तरफ देखता है और कहता है कि मुझे लगता है कि तुम पागल हो रहे हो, मैं होप करता हूँ कि तुम कुछ अंडरस्टैंड चीज नहीं बकने वाले। एंट्रोपी होता है वो कहता है इसका मतलब मैंने सही गैस किया, तुम लॉर्ड ब्लड क्लाउड हो। चीज सुनते ही जो शैंग शियुयान होता है उसके एक्सप्रेशन काफी ज्यादा चेंज हो जाता है। तुरंत वो अपनी बॉडी को दो हिस्सों के अंदर डिवाइड कर लेता है। उसकी जो एक बॉडी थी वो अर्थ के एक अंडरग्राउंड तरीके से काफी ज्यादा तेजी से इस जगह से दूर भाग रही थी। शैंग शियुयान एंट्रोपी की तरफ देखता है और कहता है तेरा एंट्रोपी मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम इस तरीके से निकलोगे। हम दोनों के कुछ सीक्रेट्स थे, जिस तरीके से मेरे सीक्रेट्स है उसी तरीके से तुम्हारे भी सीक्रेट्स। मुझे लगा था कि हम दोनों एक दूसरे को काफी अच्छी तरीके से समझते हैं एंड इसलिए हम एक दूसरे के मामले के अंदर कभी दखल अंदाजी नहीं करेंगे। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम मुझे इस तरीके से इन्वेस्टिगेट करोगे एंड मेरे ऊपर ये एग्जाम लगाओगे कि मैं ब्लड क्लाउड हूँ। क्या तुम्हें सही में लगता है कि मेरे जैसा एक लोन कल्टीवेटर इतना ज्यादा पावरफुल एग्जिस्टेंस हो सकता है। एंट्रोपी उसकी तरफ देखता है और स्माइल करते हुए कहता है तुम अभी भी डिनाई कर रहे हो। शैंग शियुयान एंट्रोपी की तरफ देखता है और कहता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। एंट्रोपी कहता है चलो ठीक है मैं अपनी गलती मान लेता हूँ, लेकिन फिर तुम्हारी जो रियल बॉडी है वो इस वक्त भाग क्यों रही है। शैंग शियुयान पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, उसको भरोसा नहीं हो रहा था कि एंट्रोपी को ये सारी चीजें कैसे पता चल रही है। शियुयान एंट्रोपी की तरफ देखता है और कहता है ब्रदर एंट्रोपी ऐसे लगता है कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, तुम मेरे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा स्ट्रांग एंड तुम्हें मेरे मेथड्स के बारे में पता है कि मैं किस तरीके से एस्केप करता हूँ। अगर कोई और इतना ट्रू आउट होता तो वो डेफिनेटली कभी डिटेक्ट नहीं कर पाता, लेकिन क्योंकि शैंग शियुयान और ये जो एंट्रोपी था ये काफी ज्यादा लंबे टाइम से एक दूसरे के साथ था। शैंग शियुयान एंट्रोपी की तरफ देखता है और कहता है कि आप सही में काफी ज्यादा पावरफुल हो। एंट्रोपी कहता है कि मैं बिल्कुल भी पावरफुल नहीं हूँ, मैं किसी चीज में अच्छा नहीं हूँ, बस मैं थोड़ा बहुत नॉलेज रखता हूँ वेपन रिफाइनिंग के बारे में। मैं हुआंग सिटी के अंदर पीसफुली रहना चाहता था, मैं कभी अपनी स्किल्स के साथ कम्पीट नहीं करना चाहता था एंड यही सबसे बड़ी वजह थी कि मैंने अपना एक सेक्ट बना लिया जिसके अंदर मैं अपने डिसाइपल्स को ट्रेन करता था। शियुयान कहता है कि तुम भले ही फाइट नहीं करते लेकिन उसके बाद भी तुम सबसे बेस्ट हो, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे जैसा ही हो। एंट्रोपी कहता है कि नहीं मैं और तुम हम दोनों काफी ज्यादा डिफरेंट है। एंट्रोपी कहता है कि तुम और मैं हम दोनों के दोनों पूरी तरीके से इस दुनिया के अंदर अकेले हैं, हमारे साथ मेरे काफी अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं, इस दुनिया की काफी
अच्छी चीजें देखी है, मैंने काफी सारे प्रैक्टिशनर्स को बढ़ते हुए देखा है, इवन हम लोगों को प्यार भी हुआ है, हम लोगों के अंदर फाइटिंग स्पिरिट थी, हम लोगों के अंदर एक डिजायर था। ये दुनिया इतनी ज्यादा खूबसूरत है, तो तुम इस दुनिया को इस तरीके से डिस्ट्रॉय क्यों करना चाहते हो? मुझे बताओ कि तुम क्यों इस दुनिया को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो? फैंग शियांग धीरे से कहता है कि एज लॉन्ग एज मैं पावरफुल बनूं, ये सारी चीजें लोगों को सेक्रीफाइस करना, ये सारी की सारी चीजें वर्थ इट है। फैंग शियांग कहता है कि इवन अगर बिलियंस ऑफ क्रिएचर मारे भी जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो उससे क्या ही फर्क पड़ता है? फ्यूचर के अंदर मेरा फ्यूचर काफी तो ब्राइट है, मैं लॉर्ड ऑफ चॉज लेवल के ऊपर जाऊंगा, मैं गॉड किंग लेवल का वॉरियर बनूंगा। एंट्रोपी उसकी तरफ देखता और कहता है तो क्या हो गया अगर तुम एक गॉड किंग बन गए? वन थॉट अगर तुम गॉड किंग बन भी गए तो स्टिल एशियन फोर्सेस रहेंगी, जैसे फ्लेम विल्ड हो गया, फेम एशियन कंट्री, थंडर एशियन कंट्री और काफी सारी ऐसी कंट्रीज जो कि तुमसे ज्यादा सुपीरियर है। तुम कितने भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना बन जाओ, इस दुनिया के अंदर हमेशा कोई ना कोई ऐसा रहेगा जो तुमसे ज्यादा पावरफुल है। फैंग शियांग कहता है कि मैं इस दुनिया के अंदर पूरी तरीके से अकेला हूँ इस वक्त, एंड मैं बस काफी ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहता हूँ और ज्यादा पावरफुल बनना चाहता हूँ। ट्रॉपी उसकी तरफ देखता और कहता है कि तुम बस ताकतवर बनना चाहते हो, लेकिन किसके लिए? बस खुद के लिए, एंड इसीलिए तुम और मैं, हम लोग काफी ज्यादा डिफरेंट है। शियांग गुस्से में एंट्रोपी की तरफ देखता और कहता है ऑफ कोर्स हम डिफरेंट है, तुम एक नंबर के उल्लू के फट्टे हो जो ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है। तुम ये समझने के लिए तैयार नहीं हो कि ये जो यूनिवर्स है ये काफी ज्यादा बड़ा है, ये काफी ज्यादा बड़ा है। तुम बस इस छोटे से ओरिजिन कॉन्टिनेंट की एक छोटी सी स्टेट के अंदर रहना चाहते हो, लेकिन मैं इस ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर एक वास्ट यूनिवर्स बनना चाहता हूँ, मैं सबको डोमिनेट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे एक वर्ड के ऊपर काउंटलेस लाइफ एंड डेथ डिसाइड हो। मैं चाहता हूँ कि मेरे हिसाब से लोग अपनी सांसें गिने। मैं चाहता हूँ कि जब मैं चाहूँ तब लोग मर जाए, मेरे से बड़ा कोई ना हो। एंट्रोपी कहता है अच्छा तो ये सब चीजें करके तुम खुश रहोगे, चाहे तुम कितने भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना बन जाओ, चाहे तुम कितने भी लोगों की लाइफ एंड डेथ को क्यों ना डिसाइड कर लो, एट द एंड तुम अकेले ही रहोगे, तुम पूरी तरीके से अकेले रहोगे, तुम्हें हमेशा ये अकेलापन सताता रहेगा। यान शेंग शियांग की तरफ देखता और कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में पहले से जानता था, मैं सोचता था कि हम दोनों पूरी तरीके से दुनिया के अंदर अकेले हैं, तुम मेरे तरह हो कुछ कुछ, एंड इसलिए मैं सोचता था कि मैं भी शायद से तुम मेरे साथ रह के तुम्हारा दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाए, शायद से तुम अपना रास्ता बदल लो। बट चाहे आउटसाइड वर्ल्ड के अंदर कितने भी चेंजेस क्यों ना हो जाए, लेकिन अंदर वाला जो राक्षस होता है वो कभी नहीं बदलता। चीज सुन के जो शेंग शियांग होता है वो जोर जोर से हंसने लग जाता है और वो कहता है क्या तुम एक्चुअली मुझे चेंज करना चाहते थे, तुम मुझे रोकना चाहते थे? क्या तुम्हें सही में लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो? मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि तुम्हारे जैसा पापी अगर फ्यूचर के अंदर लॉर्ड ऑफ चॉज या फिर गॉड किंग लेवल के ऊपर भी जाता है तो डेफिनेटली उससे भी ज्यादा पावरफुल एक बंदा है जो कि काफी ज्यादा काइंड हो, जो काफी अच्छा हो, जो बुराई से नफरत करता हो, एंड वो बंदा आके तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें दे। शेंग शियांग जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लग जाता है और वो कहता है कि तुम अपने रास्ते पे हो, मैं अपने रास्ते पे हूँ, सही और गलत ये क्या होता है? मेरी जो विल है वो हेवन और अर्थ से बनी हुई है, मैं सारे के सारे क्रिएचर्स को काबू करना चाहता हूँ। के बाद शेंग शियांग एंट्रोपी से कहता है कि सिंस तुम यहाँ पे हो इसका मतलब तुम्हारे पास कुछ ना कुछ बैकअप प्लान्स होंगे, मुझे बताओ कि तुम्हारे क्या बैकअप प्लान्स है। इस वक्त पूरी की पूरी हुआंग सिटी के अंदर कोई भी मुझे नहीं मार सकता। थॉट जो जनरल योंग है उन्हें भी डर है कि अगर उन्होंने मेरे साथ पंगा लिया तो वो काउंटलेस लाइफ को इफेक्ट करेंगे। तुम्हारा बैकअप प्लान क्या है? तुम सही में बिग फोर्सेस के ऊपर डिपेंड रहना चाहते हो? एंटियानियन उसकी तरफ देखता और कहता है कि तुम काफी ज्यादा क्लेवर हो। जो शेंग शियांग था उसे काफी अच्छी तरीके से पता था कि एंट्रोपी काफी ज्यादा चालाक है, अगर वो यहाँ पे आया तो वो कुछ ना कुछ सोच के आया होगा। शियांग वापिस से एंट्रोपी से कहता है कि प्लीज मुझे बता दो कि तुम्हारा बैकअप प्लान क्या है एंड मैं तुम्हारी जिंदगी बख्श दूंगा। जो एंट्रोपी होता है वो स्माइल करते हुए कहता है मैं श्योर नहीं हूँ कि जो मेरा बैकअप प्लान है वो पूरी तरीके से काम करेगा ही, बट मैं डेफिनेटली 90% श्योर हूँ कि ये काम करेगा एंड तुम डेफिनेटली मरने वाले हो। उसके बाद ये जो शेंग शियांग होता है उसकी आंखें पूरी तरीके से लाल हो जाती है और उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। एंट्रोपी स्माइल करते हुए देखता है और कहता है कि चलो ठीक है आज मैं भी देखूँ लॉर्ड ब्लड क्लाउड की कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ है। इसके बाद जो एंटियानियन होता है वो सडनली एक काफी ज्यादा पावरफुल पंच मारता है सामने वाले पर्सन की छाती में, बट इस पंच की मदद से जो शेंग शियांग होता है उसे कुछ भी नहीं होता, वो अपनी जगह से 1% भी नहीं हिलता। एंट्रोपी के इस पंच से आसपास का जो हेवन और अर्थ था वो पूरी तरीके से हिल चुका था। एक्चुअली जो एंटियानियन था उसने अपने आप को एक ब्लड वेव के अंदर कन्वर्ट कर लिया था, इसके कारण अगर एंटियानियन ने उसकी छाती के ऊपर एक दमदार मुक्का मारा भी था तो वो मुक्का कुछ इसी तरीके से था जैसे कि उसने एक मुक्का पानी के अंदर मारा हो, जिसके कारण जो उसका फोर्स था वो पानी के रिपल्स की तरह चारों तरफ फैल गया। ट्रॉपी जोर जोर से हंसने लग जाता है और कहता है कि तुमने सही में अपनी बॉडी को एक मैकेनिकल सीक्रेट ट्रेजर की तरह रिफाइन करके रखा है। जो शेंग शियांग होता है वो कहता है ब्रदर एंट्रोपी तुम्हारी वेपन रिफाइनिंग स्किल इंडीड काफी ज्यादा सुपीरियर थी पूरी के पूरे एंटायर हुआंग सिटी के अंदर, तुम इस तरीके से नहीं मर सकते। मुझे बता दो कि तुम्हारा बैकअप प्लान क्या है।
अभी तुम्हें मौका देता हूँ कि अगर तुम मुझे अपना बैकअप प्लान बताते हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। जो एंटियानियन होता है यानी एंट्रोपी, वो उसकी तरफ स्माइल करते हुए देखता है और कहता है तेरे को सही में लगता है कि मैं तेरे को अपना प्लान बताने वाला हूँ। जिस उनके जो शैंक्शियानियन होता है वो कहता है अगर ऐसी बात है तो मुझे माफ करना, मुझे सही में आपको मारना पड़ेगा। इसके नेक्स्ट ही सेकंड के अंदर हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो शैंक्शियानियन की पूरी बॉडी होती है वो ब्लड्स की वेव्स के अंदर फैल जाती है एंड वो तुरंत एंटियानियन को पूरी तरीके से कवर कर लेती है चारों तरफ से। एंटियानियन अपने आप को बिल्कुल भी रेस्ट्रिक्ट नहीं करता, यानी कि वो इस अटैक से अपने आप को बचाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करता, क्योंकि वो जानता था कि वो वैसे भी नहीं बच सकता। वो बस आसमान की तरफ देखता और स्माइल करता और कहता है ये दुनिया ये कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है, लेकिन इस दुनिया के अंदर तुम बस लोगों को मारना चाहते थे, तुम इस दुनिया को बर्बाद करना चाहते थे जस्ट एक होप के चक्कर में कि तुम किसी दिन अपना ब्रेक थ्रू करो। वाह। शैंक्शियानियन की वो जो ब्लड वेव्स थी उसके अंदर एंट्रोपी की पूरी जो बॉडी होती है वो पूरी तरीके से मेल्ट हो जाती है। एंट्रोपी का जो खून होता है वो शैंक्शियानियन के खून के साथ पूरी तरीके से मिल जाता है एंड शैंक्शियानियन वापस से अपनी ओरिजिनल बॉडी के अंदर आ जाता है। इसी के साथ जो एंट्रोपी का हार्ट ऑफ ट्रू गॉड था वो भी पूरी तरीके से इनहेलेटेड हो चुका था। शैंक्शियानियन कुछ टाइम तक वहीं पे खड़ा रहता है साइलेंटली, के आंखों में भी हम लोग को आंसू देखने के लिए मिल सकते थे। वो कहता है एंटियानियन तुम मेरे इकलौते दोस्त थे एंड मैंने तुम्हें अपने हाथों से मार दिया। शैंक्शियानियन की आंखें पूरी तरीके से लाल हो जाती है, लेकिन उसके आंखों के अंदर एक पागलपन सा हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता था। वो कहता है इस दुनिया में जो भी मेरे रास्ते के अंदर आएगा वो मारा जाएगा। तुम एक नंबर के बेवकूफ थे इसलिए तुम मारे गए, मैंने तुम्हें मौका दिया था लेकिन तुम नहीं माने एंड तुम मारे गए। तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक्सटर्नल फोर्सेस का इस्तेमाल करके मुझे मार सकते हो? हुआंग सिटी के अंदर ऐसा कोई नहीं है जो मुझे मार सके। इसके बाद जो ब्लड क्लाउड होता है वो अचानक से अपनी जगह से पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाता है। वो जानता था कि अभी ये जो जगह है ये उसके लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। हम लोगों को टियानियन सेक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अंकल क्यू जो कि एक मेटल लाइफ फॉर्म थे टियानियन सेक की सीढ़ियों के ऊपर बैठे हुए थे। उनके पास एक तरीके का कॉज एंड इफेक्ट था जो कि अचानक से गायब हो जाता है। इसके गायब होने का बस एक ही मतलब था कि एंट्रोपी एंटियानियन ऑलरेडी मारा जा चुका है। ये चीज जैसी अंकल क्यू देखते हैं उनकी जो दिल की धड़कनें होती है वो काफी ज्यादा तेजी से बढ़ने लग जाती है। वो समझ जाते हैं कि उनके जो मास्टर है वो मारे गए। अंकल क्यू जैसे तैसे अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करते हैं और विदाउट एनी हेजिटेशन जो भी एंटियानियन ने उनसे कहा था, यानी कि वो लेटर जो कि उसने जहाँ उन्हें पहुंचाने के लिए कहा था वो तुरंत वो लेटर उन सारी जगहों पे पहुंचा देते हैं। तो जो एंटियान था उसे पूरी तरीके से एब्सोल्युटली श्योर नहीं था कि जो शैंक्शियान है वही जोजुन है, यानी कि ब्लड क्लाउड है, बट उसे ऐसा लगता था कि जब तक उसे ये सारी चीजें कंफर्म होगी तब तक शायद से वो मर चुका होगा। वो इस बात को बाकी लोगों को नहीं बता पाएगा, इसलिए उसने पहले ही अंकल क्यू को एक सीक्रेट लेटर दे दिया था कि अगर वो मरता है तो ये लेटर वो चारों तरफ फैला दे। सीन शिफ्ट होता है और हमें सिटी लॉर्ड मेंशन का नजारा देखने के लिए मिलता है। मॉली मैंग था वो काफी ज्यादा परेशान देखने के लिए मिल सकता था क्योंकि ब्लड क्लाउड गॉड के द्वारा ऑलरेडी 8 बिलियन से भी ज्यादा लोग मारे जा चुके थे हुआंग सिटी के अंदर, जिसके कारण पूरी सिटी के अंदर ऑलरेडी काफी ज्यादा तहलका मच चुका था। तभी मॉली मैंग को एक लेटर मिलता है एंड सबसे पहले ये लेटर मॉली मैंग को ही मिला था जिसके अंदर लिखा हुआ था कि जो सैंक्शियोन है उसकी ट्रू आइडेंटिटी लॉर्ड ब्लड क्लाउड है, यानी कि सैंक्शियोन ही ब्लड क्लाउड है। जैसे वो ये चीज पढ़ता है वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है क्योंकि जो सैंक्शियोन था वो हुआंग सिटी के अंदर काफी ज्यादा लंबे टाइम से रह रहा था। सैंक्शियोन के साथ काफी बार मंगवा टावर के अंदर मिला था, कभी अपने सपने के अंदर भी नहीं सोच सकता था कि ये बंदा ब्लड क्लाउड निकलेगा। साथ ही साथ इस लेटर के अंदर एक इस तरीके का कॉज एंड इफेक्ट टोकन था जिसके थ्रू हम उस बंदे की लोकेशन को ट्रेस कर सके, यानी कि ब्लड क्लाउड की लोकेशन को ट्रेस कर सके। एंट्रोपी एक जीनियस था, इसलिए उसने मरने से पहले भी ऐसे तरीके का ट्रेजर या फिर एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दिया था जिसके कारण ब्लड क्लाउड दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो बट उसकी लोकेशन को एक बार ट्रेस किया जा सकता है। चीज देख के जो मॉली मैंग होता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन उसे अभी तक ये नहीं पता था कि जो एंट्रोपी ऑलरेडी मारा जा चुका है। उसे बस इस लेटर के अंदर इतना पता चला था कि जो शैंक्शियोन है वही ऑलरेडी ब्लड क्लाउड है और उसकी लोकेशन दे के रखी थी जिसको वो एक बार ट्रेस कर सकते थे। मनी मन सोचता है कि अगर वो इस चीज को मार्किस को रिपोर्ट कराते हैं डेफिनेटली मार्किस किसी ऐसे पावरफुल पर्सन को भेजेगा जो इसी बंदे को एक ही बारी के अंदर मार देगा। ये फाइनली अभी उन लोगों के पास उस बंदे की लोकेशन है, तो बस उन्हें एक पावरफुल पर्सन को ढूंढना है। कुछ भी हो, एक अच्छे प्लान के साथ इसको मारने की एक बहुत बड़ी होप थी। बंदा काफी ज्यादा खुश हो रहा था कि एंट्रोपी टियानियन ने बहुत बड़ा ह्यूज कंट्रीब्यूशन किया है। डेफिनेटली इस चीज के लिए वो उसे रिवॉर्ड भी देना चाहते थे, बट सडनली उसे डिस्कवर होता है कि एंट्रोपी का जो कॉज एंड इफेक्ट कम्युनिकेशन है वो पूरी तरीके से डिसअपियर हो चुका है। का बस एक ही मतलब बन सकता था कि वो ऑलरेडी मारा जा चुका है। ये चीज जैसी मॉली मैंग को पता चलती है उसका जो दिल होता है वो काफी ज्यादा तेजी से धड़कने लग जाता है। उस लेटर के अंदर लास्ट में लिखा हुआ था कि जो ब्लड क्लाउड है उसका जो ट्रैकिंग ऑर्डर आईडी है वो यांगफेंग गिल्ड के पास है। उस ट्रैकिंग आईडी को बस मॉली जाओ ही क्लेम कर सकता है, यानी कि मॉली मैंग का फादर। मॉली मैंग होता है वो एक सेकंड भी हेजिटेट नहीं करता और तुरंत इस इन्फॉर्मेशन को अपने हायर अप्स को बता देता है।
बाकी लोगों को पता चलता है कि जो एंट्रोपी है उसने अपनी जान दे के ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए लाई है, तो सब लोग काफी ज्यादा शॉक होते हैं। इवन थॉट जो सैंक्शोयन था वो एंट्रोपी का सबसे ज्यादा बेस्ट फ्रेंड था, बट क्योंकि जो एंट्रोपी था वो काफी ज्यादा लंबे टाइम से उसके साथ रह रहा था, उसके कारण डेफिनेटली उसने उसकी बॉडी का कोई हिस्सा यानी कि उसके बाल होगा या फिर उसके खून की कोई बूंद हो गई, ऐसी कोई चीज एंट्रोपी के पास थी जिसके कारण वो उसको लोकेट कर पा रहा था। इन सब चीजों के बारे में जो सैंक्शोयन है उसने कभी समझ ही नहीं पाया, क्योंकि सैंक्शोयन एंट्रोपी के मेथड्स यानी कि एक वेपन रिफाइनर के मेथड्स को कभी नहीं समझ सकता था। जो एंट्रोपी था वो ये चीज काफी अच्छी तरीके से जानता था कि अगर फ्यूचर के अंदर कोई पावरफुल पर्सन आता भी है ब्लड क्लाउड को मारने के लिए, मे भी वो जो पर्सन है वो एंट्रोपी को ढूंढ सकता है, वो उसे हरा सकता है, लेकिन उसे मारना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। जिस तरीके से अभी इस वक्त एंटियानियान ने एक लोकेशन छोड़ के गया था शैंक्शोंग की, तो इस तरीके से कोई भी पर्सन काफी ज्यादा खुफिया तरीके से एक काफी ज्यादा पावरफुल पर्सन को हायर कर सकता था, बिना किसी की नजर में आए उस पर्सन को मार सकता था। इस चीज के बारे में ब्लड क्लाउड को भी कुछ भी नहीं पता, तो वो पूरी तरीके से डिफेंसलेस रहेगा इस अटैक के खिलाफ। हम लोगों को मंगवा टावर की ओनर देखने के लिए मिलती है जो कि एक ट्यून प्ले कर रही थी एक बिल्डिंग के अंदर, लेकिन सडनली उसे एक मैसेज रिसीव होता है के अंदर लिखा हुआ था कि जो फूड नेशन का जो सैंक्शोयन है उसकी ट्रू आइडेंटिटी है कि वही ब्लड क्लाउड लॉर्ड है। हुआंग सिटी के अंदर जितने भी टॉप फोर्सेज है उन सभी लोगों को इस चीज के बारे में ऑलरेडी पता है। ये काम करने के बाद जो सिटी लॉर्ड मेंशन है उसके ऊपर मेरे काफी सारे एहसान है, साथ ही साथ मैंने उन्हें बोल के रखा है कि वो तुम्हारी अच्छी तरीके से केयर करे, एंड जितनी भी टॉप फोर्सेज है पूरी की पूरी हुआंग सिटी के अंदर वो सारी की सारी मेरे साथ काफी ज्यादा फ्रेंडली है, तो वो कभी तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं देंगे। अगर फ्यूचर के अंदर कभी भी तुम्हारे ऊपर कोई बहुत बड़ा डेंजर आ जाए तो तुम लॉर्ड लुओ से मदद मांग सकते हो। वो काफी ज्यादा अच्छे दिल के इंसान है, वो डेफिनेटली तुम्हारी एक बार मदद जरूर करेंगे, बट उनसे दोबारा दोबारा मदद की एक्सपेक्टेशन मत रखना कि वो जो भी डिसीजन लेते हैं वो जो भी काम करते हैं वो काफी ज्यादा सेफली करते हैं। अगर तुम दोबारा दोबारा उन्हें परेशानी में डालती रही तो वो धीरे धीरे करके तुमसे नफरत करने लग जाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा जब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम जियो या मरो। बट ये जो चीज थी एंट्रोपी ने काफी ज्यादा गलत की थी लू फेंग के बारे में, कि अगर लू फेंग को पता है कि एंट्रोपी किसी पर्सन को पसंद करता है अपने दिल से, तो लू फेंग अपनी जान की बाजी लगा के उसकी रक्षा करेगा। उस लेटर के अंदर लास्ट में लिखा हुआ था कि सैंक्शोयन के बारे में चिंता मत करना, वो अभी मंगवा टावर के अंदर वापस कभी नहीं आएगा। वो तुम्हारी जो इल्यूजन टेक्निक्स है वो काफी ज्यादा एवरेज है, एंड अभी भी तुम काफी ज्यादा बॉटम लिस्ट के अंदर हो इटर्नल ट्रू गॉड्स के, कि इल्यूजन टेक्निक्स को परफॉर्म करता है। काफी ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, तुम्हें काफी ज्यादा हार्डवर्क की जरूरत है। इस वर्ल्ड के अंदर अपने ऊपर खुद के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा और काफी ज्यादा पावरफुल बनना पड़ेगा। इस लेटर को पूरी तरीके से पढ़ने के बाद मंगवा टावर की आंखों के अंदर एक चिंता देखने के लिए मिल सकती थी, जिसके बाद वो मनी मन सोचती है कि एंटियानियन और सैंक्शोयन यही दो इटर्नल ट्रू गॉड थे जो कि उससे पसंद करते थे। अचानक से उसे कुछ महसूस होता है, उसे महसूस होता है कि वो टियानयान यानी कि एंट्रोपी का जो कॉज एंड इफेक्ट ऑर्डर है उसे डिस्कवर नहीं कर पा रही। इसका बस एक ही मतलब था कि टियानयान मर चुका है। उसको ये चीज पता चलती है उसके दिमाग के अंदर इतने सारे ख्याल आने लग जाते हैं कि एकदम से वो शॉक में चली जाती है। वो अपने आप को काम डाउन नहीं कर पा रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है एंड हमें लू फेंग देखने के लिए मिलता है उसके केव के अंदर क्रॉस लेग करके अपना मेडिटेशन कर रहा था। लू फेंग था वो कैजुअल कम्युनिकेशन ऑर्डर और ये सारी चीजें रिसीव नहीं करता था, बट उसे काफी सारी इन्फॉर्मेशन रिसीव होती रहती थी डार्क हॉल यांगफेंग गिल्ड से। तभी अचानक से उसे यांगफेंग गिल्ड की तरफ से एक मैसेज आता है और लुए एंटियानियन मर चुका है, एंड उसके इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग उसकी मौत से पहले की एक ख्वाहिश थी कि उसके अकाउंट में जितना भी है वो सब आपके नाम पे चढ़ा दिया जाए। उसके अकाउंट के अंदर 3 मिलियन से ज्यादा कॉस्मिक सैंड है, एंड जितना भी ट्रेजर है वो सारा का सारा हम आपके अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं, या फिर आप यांगफेंग गिल्ड के अंदर आके इन सारी चीजों को ले सकते हो। जैसे लू फेंग इस चीज को सुनता है वो पूरी तरीके से शॉक हो चुका था। उसे बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था कि वो ये क्या सुन रहा है या फिर क्या पढ़ रहा है। अगर कोई चीज यांगफेंग गिल्ड ने कही है तो इस चीज के अंदर 100% गारंटी थी कि एंट्रोपी टियानयान ऑलरेडी मारा जा चुका है। लू फेंग से रहा नहीं जाता, एंड लू फेंग के आंखों से काफी सारे आंसू टपकने लग जाते हैं। लू फेंग की विल काफी ज्यादा स्ट्रांग थी, बट उसके बाद भी उसे ये चीज सही नहीं जा रही थी, एंड वो कंटिन्यूसली रोना स्टार्ट कर देता है। भले ही वो रोना नहीं चाहता था, लेकिन कंटिन्यूसली उसके आंखों से आंसू टपक रहे थे। आफ्टर ऑल यहाँ पे आने के बाद एक लौता उसका जो दोस्त था वो एंट्रोपी था, जिसको लू फेंग ने अपने दिल से अपना दोस्त बनाया था। एंट्रोपी एक लौता वो पर्सन था जिसको वो पूरी की पूरी ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता था। एक ही सेकंड के अंदर जो लू फेंग होता है उसे अपने वो सारे के सारे करीबी लोग नजर आ रहे थे जो कि धीरे धीरे करके उसे छोड़ के चले गए। वो अर्थ के ऊपर था, उसने काफी सारे हीरोज को सेक्रीफाइस होते हुए देखा था, जिसके बाद जब वो पावरफुल बना उसके बाद भी उसको काफी सारे लोग धीरे धीरे करके छोड़ के जाते रहे। इवन ग्रेट एक्स के जो फाउंडर थे वो भी एक दिन उसको छोड़ के चले गए। इतना कुछ सहने के बाद फाइनली उसका जो दिल था वो काफी ज्यादा मजबूत हो चुका था। बहुत ज्यादा लंबे टाइम से शायद ही लू फेंग को कभी कुछ फील हुआ होगा, बट आज फाइनली टियानयान के मरने
मरने के बाद उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। लू फैंग की आंखें पूरी तरीके से लाल हो चुकी थी। वो तुरंत यांग वेंगिल्ड से कांटेक्ट करता है और कहता है यान टियान कैसे मरा। वेंगिल्ड की तरफ से एक मैसेज आता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये वन कॉस्मिक सैंड की है। लू फैंग कहता है तुम्हें जितना चाहिए ले लो, मुझे इन्फॉर्मेशन दो। इसके बाद उसे एक डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलती है जिसके अंदर लिखा हुआ था एंटियानियन सबसे पहले जनरल योंग और ब्लड क्लाउड की जिस जगह पे फाइट हुई थी उस जगह पे गया था एंड उसी जगह पे वो लू फैंग से भी मिला था। जिसके बाद उस जगह से निकलने के बाद वो टियांग सेक के अंदर गया था ताकि वो कुछ छोटे मोटे अरेंजमेंट कर सके। उसके बाद वो मंगुआ टावर के ओनर से मिलने के लिए गया था एंड एट द एंड वो सेंग शुआयान से मिलने के लिए गया था एंड वहाँ पे शेंग शुआनियन के रेसिडेंसीज के अंदर ही इनके बीच में लड़ाई हुई क्योंकि जो एंट्रोपी था उसने पहले ही सारे के सारे इंतजाम करके रखे थे एंड उसने मरने से पहले उसके कॉज एंड इफेक्ट के कारण जो युआंगफेंग गिल्ड है उन्हें पता चल गया कि उन्हें मारने वाला और कोई नहीं शेंग शुआन था और इनके बीच का जो बैटल है वो 1 सेकंड से भी कम टाइम चला। के बाद एंटियानियन मारा गया। शेंग शुआनियन का अभी कोई पता नहीं, वो ऑलरेडी भाग चुका है और वो पूरी तरीके से डिसअपियर हो चुका है। सारी चीजें सुनने के बाद जो लू फैंग था उसके आंखों के अंदर एक बहुत गंदा गुस्सा हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता था। शायद ही इतने लंबे टाइम के अंदर हमने कभी लू फैंग को इतना तो गुस्से में देखा होगा। लू फैंग अपने दांतों को कसते हुए कहता है ब्रदर एंट्रोपी आपने मुझे ये सारी चीजें नहीं बताई क्योंकि आपको लगता था कि आप मेरे ऊपर बोझ बन जाओगे, मगर अभी ये जो ब्लड क्लाउड लॉर्ड है ये जिंदा नहीं बचने वाला। चाहे इस दुनिया की कोई ताकत क्यों ना आ जाए ये मुझे इस बंदे को मारने से नहीं रोक सकती। ऑलरेडी 20 सेंचुरी से ज्यादा का टाइम बीत चुका था लू फैंग को ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर। एंट्रोपी उसका इकलौता दोस्त था। लू फैंग को याद आ रहा था कि जब वो फर्स्ट टाइम एंट्रोपी से मिला था उस टाइम जो लू फैंग था उसके पास कोई भी अपनी रेपुटेशन नहीं थी, वो बस एक ऑर्डिनरी सा पर्सन था। जितने भी फेमस इटर्नल ट्रू गॉड से वो लू फैंग को भाव तक नहीं दे रहे थे, बट एंटियानियन खुद लू फैंग से दोस्ती करने के लिए आया था। एंटियानियन को लू फैंग की स्ट्रेंथ से घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो बस उसके साथ दोस्ती करना चाहता था। उसने उसे हुआंग सिटी के बारे में काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी। उसने उसे हुआंग सिटी के डेंजर्स के बारे में बताया। 20 सेंचुरी से ज्यादा का टाइम बीत गया एंड मैं ही हमेशा उसकी मदद लेता रहता था। वो मुझे हमेशा सीक्रेट बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक्स के बारे में बताता रहता था। उसने बस अपने लाइफ के अंदर मेरे से एक ही बार मदद मांगी थी जब वो अपने दोस्त के बच्चों को बचाना चाहता था। उसने कभी भी मुझसे अपने लिए कुछ नहीं मांगा। के बाद जो लू फैंग होता है वो एकदम से उठ के खड़ा हो जाता है। वो मोरुशा की तरफ देखता है। मोरुशा लू फैंग को देख के समझ जाता है कि कुछ बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका है। वो तुरंत लू फैंग को फॉलो करने लग जाता है। ये मोरुशा को आज तक लू फैंग ने कभी भी इतना गुस्से में नहीं देखा था। समझ चुका था कि कुछ न कुछ काफी ज्यादा बुरा हुआ है। लू फैंग तुरंत अपनी फ्लाइंग बोट के अंदर बैठता है, मोरुशा को लेता है और अपने दूसरे सर्वेंट को लेता है और डायरेक्टली यांगफेंग गिल्ड की तरफ जाता है। हमें सिटी लॉर्ड मेंशन का नजारा देखने के लिए मिलता है जहाँ पे मॉली जाओ, हुआंग सिटी का लीडर और व्हाइट हेयर मैन यानी कि वो बुढ़ा, ये तीनों की तीनों ऑलरेडी यांगफेंग गिल्ड की तरफ निकल चुके थे। इन्हें यांगफेंग गिल्ड से वो कॉज एंड इफेक्ट ट्रैकिंग ऑर्डर लेना था। मॉली जाओ कहता है कि इस कॉज एंड इफेक्ट ट्रैकिंग ऑर्डर की मदद से हम कभी भी ब्लड क्लाउड डिवाइन लॉर्ड की लोकेशन पता कर सकते हैं। भाई जो हुआंग सिटी के लॉर्ड होता है वो कहता है कि एंट्रोपी ने काफी बड़ी अपनी कुर्बानी दी है, उसने हुआंग सिटी के लिए काफी ज्यादा बड़ा बलिदान दिया है। मॉली जाओ भी गुस्से में कहता है कि हमें बस कुछ टाइम वेट करना है, एक बार हम मार्किस से इस चीज के बारे में बता दे, हमें बस एक पावरफुल पर्सन का वेट करना है इसके थ्रू हम एक ही बारी के अंदर इस ब्लड क्लाउड डिवाइन लॉर्ड को मार दे। रही बात जनरल योंग की, तो वैसे तो ये बंदा भी उसे मारने के लिए जा सकता था, लेकिन जनरल योंग को इतना ज्यादा भरोसा नहीं था अपने ऊपर कि वो एक ही बारी के अंदर उस बंदे को मार सके एंड वो ब्लड क्लाउड को भागने का कोई दूसरा मौका नहीं देना चाहते थे, इसलिए वो डेफिनेटली काफी ज्यादा पावरफुल पर्सन को बुलाना चाहते थे जो कि मे भी चॉज रिलम के ऊपर हो, क्योंकि जो ब्लड क्लाउड था ऑलरेडी उसने काफी सारे पाप कर दिए थे। उसने 8 मिलियन से भी ज्यादा लोगों को मार दिया था जो कि एक काफी ज्यादा संगीन और काफी ज्यादा घिनौना अपराध था। इस अपराध के लिए ब्लड क्लाउड डिवाइन लॉर्ड का मरना काफी ज्यादा जरूरी था। उन्होंने ये जो रिपोर्ट थी ऑलरेडी मार्किस को भेज दी थी। तभी हम लोग को देखने के लिए मिलता है मार्किस की तरफ से एक रिप्लाई आता है। अभी जो हुआंग लॉर्ड होता है वो बुड्ढे से पूछता है कि उनकी तरफ से क्या रिप्लाई है। वो बुड्ढा कहता है कि मार्किस ने बस एक ऑर्डर दिया है, ब्लड क्लाउड गॉड यू टियानू और यू टियानी इनके ऊपर जो भी बाउंटी है उसे काफी ज्यादा बढ़ा दिया जाए। इस तरीके से कोई पावरफुल एक्सपर्ट डेफिनेटली एक्शन लेगा। जो हुआंग लॉर्ड होता है वो पूछता है कि कितना ज्यादा बढ़ाना है। बुड्ढा कहता है कि मार्किस के ऑर्डर के हिसाब से लॉर्ड ब्लड क्लाउड के ऊपर जो बाउंटी है उसे 10 मिलियन कॉस्मिक सैंड से बढ़ा दिया जाए। यू टियानी के ऊपर की बाउंटी का प्राइस 2 मिलियन हो जाए और यू टियानी के ऊपर का जो बाउंटी का प्राइस है वो 1 मिलियन से बढ़ा दिया जाए। मॉली जाओ और बाकी सब लोग जैसे इस चीज को सुनते हैं वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। एक नॉर्मल इटर्नल ट्रू गॉड भी होता है तो उसके पास 30 से 40 हजार कॉस्मिक सैंड के आसपास ही होता है एंड अगर कोई काफी ज्यादा पावरफुल इटर्नल ट्रू गॉड होगा तो ज्यादा से ज्यादा उसके पास 50 से 60 हजार कॉस्मिक सैंड होगा और एक दो ट्रेजर होंगे जो कि ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 मिलियन कॉस्मिक सैंड के बराबर में होंगे। बट ब्लड क्लाउड के ऊपर जो बोली लगी थी वो 10 मिलियन कॉस्मिक सैंड से बढ़ा दी गई थी जो कि इंडीड काफी ज्यादा थी। बट अगर इसी बाउंटी को पावरफुल लोगों के हिसाब से देखा जाए तो ये जो बाउंटी थी ये इतनी भी ज्यादा बड़ी नहीं थी। एक इटर्नल ट्रू गॉड के लिए डेफिनेटली बहुत ज्यादा बड़ी थी, बट एक चॉज मास्टर के लिए या फिर एक गॉड किंग लेवल के वॉरियर के लिए ये जो बाउंटी थी ये उनका 1% भी नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी उनके जो ट्रेजर्स वगैरह और जो भी उनके ऊपर रिसोर्सेज खर्च होते हैं वो ट्रिलियंस ऑफ कॉस्मिक सैंड के होता है। वो बुढ़ा योंग कहता है
कि मुझे भरोसा है कि कोई ना कोई स्ट्रांग पर्सन जरूर आएगा जो कि इस बाउंटी को क्लेम करने के लालच में ब्लड क्लाउड को मारेगा। रीशिन शिफ्ट तो हम लोगों को दोबारा से लू फेंग देखने के लिए मिलता है जो कि यांग फेंग गिल्ड के अंदर जाता है। जो यांग फेंग गिल्ड के डिप्यूटी चीफ होता है वो पर्सनली लू फेंग से मिलने के लिए आता है। वो एंट्रोपी का छोड़ा हुआ सारा का सारा सामान लू फेंग को देता है। सामान के अंदर एक जेड बॉटल थी और कुछ ट्रेजर्स थे। वो जो जेड बॉटल थी उसके अंदर 3 मिलियन से ज्यादा कॉस्मिक सैंड थे। बट इन सब चीजों के साथ एक लेटर भी था। लू फेंग सारी चीजों को हटा देता है एंड लेटर की तरफ ध्यान देता है। लेटर के अंदर लिखा हुआ था, ब्रदर लूहे, जब आप इस लेटर को पढ़ रहे होंगे तब तक शायद से मैं मर चुका हूँ। आपको मेरे लिए दुख मनाने का कोई जरूरत नहीं है। वन थॉट, जब मैं हुआंग सिटी के अंदर आया था फर्स्ट टाइम तो मैं किसी जीने के रास्ते से नहीं आया था। मुझे एक दोस्त मिला जो कि मेरे जैसा था, जिसने मेरे दिल को छू लिया, मेरे दिल में एक जीने की चाह जगाई। बट फाइनली अभी मैं मर चुका हूँ। आप प्लीज मेरे लिए बुरा मत मानिएगा। अपनी जिंदगी का हर एक पल काफी अच्छे से गुजारिएगा। अपनी जिंदगी का हर एक दिन कुछ ना कुछ मीनिंगफुल करके गुजारिएगा। मैं अपने सारे के सारे रिसोर्सेज जो कि मैंने अपनी पूरी लाइफ टाइम के अंदर कलेक्ट किए हैं मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। मैं आपसे कोई भी मदद नहीं मांगना चाहता, बट आप बुराई से नफरत करते हो और आप कमजोर की मदद करते हो। मैं बस इसी चीज़ को आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ। हुआंग सिटी के अंदर मेरे काफ़ी सारे दोस्त बने थे, लेकिन जो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था वो आप थे, ब्रदर लूहे। जो पाथ ऑफ कल्टीवेशन है ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है। आपको अपना ख्याल रखना पड़ेगा। जब आप एक पावरफुल एनिमी से मिले तो अपना सर झुका के वहां से बच के भागना ये कोई ज्यादा बुरी बात नहीं होती। आप काफी ज्यादा एरोगेंट और काफी ज्यादा पावरफुल हो और मैं जानता हूँ कि आपको सर झुकाना बिल्कुल भी नहीं पसंद। बस मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जब भी जान बचानी पड़े तो सर झुकाने में भी कोई शर्म नहीं होती। मेरी जिंदगी इस मोड़ के ऊपर खत्म हो रही है। ब्रदर लूहे, मेरे दोस्त, मैं चाहता हूँ कि तू अपने लाइफ के अंदर जो चाहता है तुम वो सारी चीजें पाए। तब से जिंदगी के एक पल को भी बर्बाद मत करना। लेटर पढ़ने के बाद जो लू फेंग होता है उसे रोना आ जाता है। एंड इवन गाइज मैं खुद भी काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था। काफी ज्यादा लंबे टाइम के बाद इस नॉवल के अंदर सही में ऐसा कोई मोमेंट आया जिसने मुझे सही में काफी ज्यादा इमोशनल कर दिया। लू फेंग धीमी सी आवाज में कहता है, ब्रदर एंट्रोपी, तुम मेरे इकलौते दोस्त थे पूरे के पूरे ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर। तुम इकलौते थे जिसके ऊपर मैं सबसे ज्यादा भरोसा करता था। मैं आपकी सबसे ज्यादा इज्जत करता था। डोंट वरी, आपकी कुर्बानी में जाया नहीं जाने दूंगा, चाहे वो ब्लड क्लाउड लॉर्ड वो पाताल में क्यों ना हो। मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे कि मैं उसे ढूंढ के मारूंगा, वो मेरे से बच के नहीं जा पाएगा। इसके बाद लू फेंग कुछ नहीं कहता, वो सारे ट्रेजर्स को कलेक्ट कर लेता और फिर यहाँ से चला जाता है। यांग फेंग हॉल्ट का वो जो डिप्यूटी चीफ होता है वो लू फेंग को इस तरीके से जाते हुए देखता रहता है। वो लू फेंग की आंखों में देख सकता था कि लू फेंग कितना ज्यादा इमोशनल और कितना ज्यादा गुस्से में है। वो जानता था कि लू फेंग के बीच में और एंट्रोपी के बीच में एक काफी ज्यादा स्पेशल रिलेशनशिप है। लू फेंग को जाते जाते बस जो डिप्यूटी हेड होता है वो लू फेंग से यही कहता है, मैं जानता हूँ आपके बीच में और एंट्रोपी के बीच में काफी ज्यादा गहरा रिलेशनशिप था, बट जो लॉर्ड जूजिन है यानी कि ब्लड क्लाउड वो ऐसा कोई बंदा नहीं है जिससे आपको निपटना चाहिए। लू फेंग इस चीज को सुन के अनसुना कर देता है और डायरेक्टली अपनी फ्लाइंग बोट के अंदर बैठ जाता है मुरुशा को लेके। इसके बाद वो मुरुशा की तरफ देखता है और कहता है कि मुझे याद है तुम्हारे पास एक एबिलिटी है कि तुम किसी को भी ढूंढ सकते हो पूरी के पूरे यूनिवर्स के अंदर, एज लॉन्ग एज तुमने उस पर्सन को एक बार देखा हो या फिर उसे सेंस किया हो। तुम ऑलरेडी सेंग शियोन को काफी बार देख चुके हो एंड इवन थॉट तुम उसके ऑरा को भी पहचानते हो, क्या तुम उसे ढूंढ सकते हो। मुरुशा कहता है, मास्टर आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, एज लॉन्ग एज वो हुआंग सिटी के अंदर है मैं उसे ढूंढ लूंगा। जिसके बाद जो लू फेंग होता है वो पूरी की पूरी हुआंग सिटी के अंदर काल बन के ब्लड क्लाउड लॉर्ड को ढूंढ रहा था। लू फेंग का दोस्त एंट्रोपी ऑलरेडी मारा जा चुका था। जिसके बाद जो लू फेंग होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है एंड वो पागलों की तरह ब्लड क्लाउड, यिन टियानु और यिन टियानी को ढूंढने लग जाता है। अब आगे वही एक तरफ जहाँ पे जो लू फेंग था वो पूरी की पूरी हुआंग सिटी के अंदर ब्लड क्लाउड को ढूंढ रहा था, वही दूसरी तरफ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि पूरी सिटीज के अंदर काफी ज्यादा तेजी से ये बात फैल रही थी। टियानन सेक के एंड टियानयान ने यानी कि एंट्रोपी टियानयान ने अपनी जान को सेक्रीफाइस करके ब्लड क्लाउड के बारे में इंफॉर्मेशन निकाली कि वही शेंग शियोंग है। एंड साथ ही साथ जो ब्लड क्लाउड डिवाइन लॉर्ड है उसके ऊपर की जो बाउंटी थी उसकी कीमत लगभग 10 मिलियन कॉस्मिक सैंड तक पहुंच चुकी थी। वही यूटियानियो के ऊपर जो बाउंटी थी वो 2 मिलियन कॉस्मिक सैंड पहुंच चुकी थी और यूटियानियो के ऊपर की जो बाउंटी थी वो 1 मिलियन कॉस्मिक सैंड तक पहुंच गई थी। जो न्यूज थी काफी ज्यादा तेजी से वायरल हो रही थी। सभी लोगों को लग रहा था कि इतनी ज्यादा बड़ी बोली लगाने के बाद यानी कि 10 मिलियन कॉस्मिक सैंड की बोली लगाने के बाद भी शायद ही कोई आगे आएगा जो कि ब्लड क्लाउड की बाउंटी को एक्सेप्ट करेगा। सीन शिफ्ट होता है और हम लोग को टियानजन सेक का सीन दिखाया जाता है। टियानजन सेक के अंदर हम लोग काउंटलेस डिसाइबल देखने के लिए मिल सकते थे जिनको एक जगह पे समन किया गया था। जिसके बाद जो अंकल की होता है वो इन सभी लोगों के सामने खड़े रहता है एंड स्टेज पे खड़े होते हुए घोषणा करते हैं, जैसे कि तुम सभी लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि जो सेक्ट मास्टर है वो ऑलरेडी मारे जा चुके हैं। एंड अकॉर्डिंग टू सेक्ट मास्टर उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था कि एक बार वो जैसे ही मरते हैं उनके बाद इस सेक्ट को पूरी तरीके से डिसबैंड कर दिया जाए, यानी कि टियानजन सेक्ट अब से खत्म हो रहा है। जितने भी डिसाइपल है वो कल सुबह तक अपने अपने घर लौट जाए। जिन डिसाइपल्स को एंट्रोपी की मौत के बारे में नहीं पता था वो पागलों की तरह रोना शुरू कर देता है। काफी सारे लोगों को तो इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उनका मन कर रहा था कि वो
लोग खुद जाके उस सैंक्शनियन को मार दे, बट ये लोग बस एक ऑर्डिनरी से ट्रू गॉड थे। जब ब्लड क्लाउड के ऊपर ऑलरेडी 10 मिलियन कॉस्मिक सैंड की बोली लग चुकी है एंड स्टिल उसके बाद भी कोई पर्सन आगे नहीं बढ़ रहा, तो ये लोग तो बस ट्रू गॉड थे। कल क्योंकि आंखों के अंदर भी हम लोग को आंसू देखने के लिए मिल सकते थे, लेकिन फिर वो कहता है सब लोग अपना बोरिया बिस्तर लेके इतना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाना। सारे डिसाइपल एकदम से शांत हो जाते हैं। यहाँ पे हम लोग को मोयो ली जिंग भी देखने के लिए मिल सकता था, जो मोयो किंगयांग का भाई था। उसके आंखों में भी आंसू देखने के लिए मिल सकते थे। वो जब टियांग सेक के अंदर आया था तब से उसकी जिंदगी बदल गई थी। उसने एंट्रोपी को अपना मास्टर मान लिया था एंड साथ ही साथ टियांग सेक के अंदर आने के बाद ही उसकी शादी भी हुई थी। उसकी जिंदगी काफी ज्यादा अच्छी तरीके से चल रही थी, लेकिन अभी उसे लग रहा था कि सब कुछ एक ही पल के अंदर सब कुछ खत्म हो गया। वही सीन शिफ्ट होता हम लोग को वापिस से लू फेंग देखने के लिए मिलता है, जो कि फ्लाइंग बोट को हाई स्पीड के अंदर उड़ा रहा था पूरी की पूरी हुआंग सिटी के अंदर। वही जो मोरोशा था उसने अपना रडार चालू करके रखा था। वो अपने रडार के अंदर इस वक्त ब्लड क्लाउड बीस्ट को पता कर रहा था। काफी टाइम तक ढूंढने के बाद अचानक जो मोरोशा होता है वो लू फेंग से कहता है मास्टर मुझे यू टियानी का ऑरा मिल चुका है। यू टियानी और उसके जितने भी सबऑर्डिनेट्स है वो सारे के सारे इसी जगह पे है। फिलहाल के लिए लू फेंग इन लोगों को छोड़ देता है, क्योंकि उसको पता था कि अगर वो इन लोगों के ऊपर पहले अटैक करता है तो जो ब्लड क्लाउड है वो पूरी तरीके से चौकन्ना हो जाएगा और फिर वो यहाँ से भागने की कोशिश करेगा। इसलिए वो लोग बस उनकी लोकेशन को मार्क कर लेते हैं, जिसके बाद वो वापिस से ब्लड क्लाउड की खोज करना स्टार्ट कर देते हैं। वही जो लू फेंग था वो डार्क हॉल के थ्रू भी लगातार इन्फॉर्मेशन बाय कर रहा था, जिसके थ्रू उसको पता चल रहा था ब्लड क्लाउड के ऊपर की जो बाउंड्री है वो ऑलरेडी 10 मिलियन कॉस्मिक सैंड तक पहुंच चुकी है। एंड एज लॉन्ग एज कोई पावरफुल इटर्नल ट्रू गॉड्स का ग्रुप यहाँ पे आता है वो तुरंत इस बाउंड्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। काफी टाइम पूरी की पूरी हुआंग सिटी के अंदर घूमने के बाद भी जो लू फेंग होता है उसे सैंक्शनियन नहीं मिलता, यानी कि ब्लड क्लाउड। मोरोशा भी काफी ज्यादा कंफ्यूजन के अंदर था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर वो बंदा अभी भी हुआंग सिटी के अंदर है तो वो उसे ढूंढ क्यों नहीं पा रहे। इसका मतलब एक ही है कि वो हुआंग सिटी के ऑलरेडी बाहर निकल चुका है। एंड अगर वो हुआंग सिटी के बाहर निकल चुका है तो डेफिनेटली लू फेंग को काफी ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली थी इस बंदे को मारने के लिए। जो ओरिजिन कॉन्टिनेंट है वो ऑलरेडी काफी ज्यादा बड़ा है। वो इतने बड़े ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर सैंक्शनियन को कहाँ पे ढूंढेंगे। वैसे भी उसकी आइडेंटिटी एक्सपोज होने के बाद उस बंदे को काफी अच्छी तरीके से पता चल गया होगा कि हुआंग सिटी के अंदर काफी सारे लोग हैं जो कि उसकी जान के पीछे पड़े हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे तो एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकने वाला। लू फेंग डिसाइड करता है कि अभी कोई उसे मिल नहीं रहा तो वो सबसे पहले यू टियानी से निपटेगा, क्योंकि यू टियानी ब्लड क्लाउड की सबऑर्डिनेट्स थे। एंड अगर उसे उसके थ्रू कुछ इन्फॉर्मेशन पता चलती है तो वो मे भी ब्लड क्लाउड तक पहुंच सकता है। यू टियानी के ऑरा को पहले ही मोरोशा ने लॉक कर लिया था, इसलिए फाइनली वो लोग यू टियानी की तरफ चल पड़ते हैं। हम लोग को एक काफी ऑर्डिनरी सा केव देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर यू टियान हूँ और यू टियानी और 3 इटर्नल ट्रू गॉड्स और थे। इन लोगों को भी ये खबर मिल चुकी थी कि जो ब्लड क्लाउड डिवाइन लॉर्ड है वही सैंक्शनियन है। एंड इस चीज से इवन ये लोग भी काफी ज्यादा शॉक थे। जो टियानी हंसते हुए कहता है कि इवन हम लोगों को भी ये चीज नहीं पता थी। इस बार ये जो एंट्रोपी टियानियान है इसने अपनी जान दे के काफी ज्यादा बड़ी इन्फॉर्मेशन लीक की है। एंड जो हुआंग सिटी का लॉर्ड है यानी कि जिंग जोंग जाओ वो इतना था गुस्से में कि उसने ब्लड क्लाउड के ऊपर का जो 2 मिलियन कॉस्मिक सैंड का अवार्ड था उसे 8 मिलियन से बढ़ा दिया। एंड वो अभी 10 मिलियन कॉस्मिक सैंड के करीब पहुंच चुका है। मेरे ऊपर की जो बाउंड्री है उसकी कीमत 2 मिलियन कॉस्मिक सैंड के आसपास है। इसके बाद जो यूनटियानू होता है वो यूनटियानी की तरफ देखते हुए कहता है कि लिटिल सिस्टर अपने लोहे के साथ फाइट की थी, लेकिन स्टिल आपकी जो आइस बॉडी है वो डिस्ट्रॉय कैसे हो गई उसके कारण। यूनटियानी कहती है कि मुझे लगता है कि वो मेरे से ज्यादा पावरफुल है थोड़ा सा, बट हुआंग सिटी की फॉर्मेशन की काफी ज्यादा सप्रेशन भी थी, इसलिए मैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ उस बंदे के साथ फाइट नहीं कर पाई। लेकिन तभी एक बहुत जोर की आवाज आती है एंड ये जो केव के अंदर थे वो केव पूरी तरीके से फूट जाती है। यूनटियानी, यूनटियानू और वो जो 3 इटर्नल ट्रू गॉड्स थे उनके सामने एक फिगर खड़ा था जिसके पीठ के ऊपर 6 पियर्स के विंग्स थे। एंड ये बंदा और कोई नहीं है, लू फेंग ही था। यूनटियानी की काफी ज्यादा फट जाती है लू फेंग को देख के। जो यूनटियानू होता है उसकी भी फट जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि लू फेंग के साथ साथ में भी यहाँ पे जनरल योंग भी होंगे। एंड वो इधर उधर नजर घुमा के जनरल योंग को देखने लग जाता है, बट काफी टाइम तक देखने के बाद भी जब उसे जनरल योंग नहीं मिलते तो वो काफी ज्यादा शॉक होता है। जैसे लू फेंग यहाँ पे पहुंचा था, लू फेंग ने अपनी शिवू विंग की टेक्निक से आसपास की पूरी चॉस को अपने कंट्रोल के अंदर कर लिया था। यहाँ पे एक डोमेन टाइप में क्रिएट कर लिया था और इस अंधेरे डोमेन के अंदर ही जो मोरोशा था वो छुपा हुआ था। लू फेंग ने मोरोशा को पहले ही बता के रखा था कि अगर ये जो बंदे है अगर इनमें से कोई एक भी अगर यहाँ से भागने की कोशिश करता है फिर मेरे हाथों से बच के निकलता है तो उसे तुरंत मार देना। जो मोरोशा था वो किसी निंजा की तरह इन काले बादलों के अंदर छुपा हुआ था। यूनटियानू काफी ज्यादा देखने के बाद भी जब से जनरल योंग नहीं देखते तो वो लू फेंग की तरफ देखते हुए कहता है क्या तुम अकेले आए हो। लू फेंग कहता है कि मैं तुम्हारे लिए काफी हूँ, लेकिन इससे पहले मैं तुम लोगों को मारूं मैं तुम पांचों से पूछना चाहूंगा कि ब्लड क्लाउड कहाँ है। जो यूनटियानू होता है वो हंसने लग जाता है और कहता है तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आ कहाँ से रही है। चलो माना कि तुम मुझे मारने के लिए दौड़ रहे हो, लेकिन तुम ब्लड क्लाउड को भी मारने के लिए दौड़ रहे हो, क्या तुम पागल हो चुके हो। पूरी के पूरे हुआंग सिटी के अंदर बस जनरल योंग थे जिससे यूनटियानू थोड़ा सा डरता था। जितने भी बाकी के इटर्नल ट्रू गॉड
से यूनटियानु किसी को भी सीरियसली नहीं लेता था, बिकॉज एट द एंड जो यूनटियानु था वो एक यूनटाई गॉड था अपने क्लैन का। वही यूनटियानी भी वहीं पे खड़ी थी। अचानक से उसके बॉडी के अंदर का जो कोल्ड ऑरा होता है वो चारों तरफ फैल जाता है एंड उसकी जो आईसी कोल्ड पावर होती है वो पूरी तरीके से जो लू फैंग का डोमेन था उसे पूरी तरीके से रेजिस्ट कर रही थी। भले जो लू फैंग था उसने अपना चॉज रिलम का ऑरा चारों तरफ फैला के रखा था एंड चॉज की पावर्स को कंट्रोल कर रहा था, बट इन टर्म्स ऑफ कंट्रोलिंग फील्ड यूनटियानी भी काफी ज्यादा अच्छी थी। जो लू फैंग होता है वो अचानक से पूरी तरीके से एक रेड कलर के लिक्विड के अंदर चेंज हो जाता है और आसपास पूरी तरीके से एक सुनामी सी आ जाती है खून की। जो लू फैंग था वो अपने मैकेनिकल सीक्रेट ट्रेजर रिवर ऑफ लाइफ ब्लड का इस्तेमाल कर रहा था, जिसके थ्रू उसने अपने बॉडी को एंडलेस ब्लड रिवर के अंदर चेंज कर दिया था। लू फैंग ने जैसे ही अपने इस ब्लड सुनामी को एक्टिवेट किया था, इसके एक्टिवेट होते ही जो यूनटियानी का जो आईसी कोल्ड ऑरा का जो डोमेन या फिर फील्ड जो भी उसने क्रिएट किया था वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। यूनटियानी, यूनटियानी और वो तीनों इटर्नल ट्रू गॉड वो पूरी तरीके से लू फैंग के सुनामी के बीचों बीच आ चुके थे। यूनटियानी और यूनटियानी तो काफी ज्यादा शॉक हो चुके थे, उनको भरोसा नहीं हो रहा था। ये जो एंडलेस वेव है ब्लड की ये काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, ये उतनी मिस्टीरियस है जितनी ब्लड क्लाउड गॉड की है। इवन ब्लड क्लाउड गॉड के पास भी यही सेम मूव है गाइस, और इसी सेम मूव की मदद से उसने 8 मिलियन से भी ज्यादा लोगों की जान ले ली थी एंड वो इसका स्पेशल मूव है अल्टॉट। उसने उस मूव को इनहेरिटेंट किया है, लेकिन रही बात शियाओ की तो शियाओ इस मूव को अपनी सुप्रीम ट्रेजर की वजह से कर पा रहा है। इसलिए अगर दोनों की बात की जाए तो दोनों मूव्स की जो क्वालिटी है वो ऑलमोस्ट सेम है। लू फैंग ने इस वक्त चॉज रिलम और एंडलेस ब्लड वेव इन दोनों को एक्टिवेट कर दिया था, जिसके कारण यूनटियानी और यूनटियानी इन दोनों की जो पावर्स थी वो काफी ज्यादा ग्रेटली रिड्यूस हो चुकी थी। रही बात उन टॉप 3 इंटरनल ट्रू गॉड्स की, तो वो लोग तो लू फैंग के सुनामी में आते ही मर गए थे। वो लोग काफी ज्यादा तड़प रहे थे, वो काफी ज्यादा कोशिश कर रहे थे कि वो लू फैंग की पावर को रेजिस्ट कर पाए, बट लू फैंग के डबल सेपरेशन के अंदर ये लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। फैंग तुरंत 2 लोगों को मार देता और एक बंदे को पकड़ते हुए पूछता है कि मुझे बताओ कि ब्लड क्लाउड कहाँ पे है। वही वो जो इटर्नल ट्रू गॉड होता है वो कहता है कि लॉर्ड ब्लड क्लाउड वो हमेशा काफी ज्यादा केयरफुल रहता है, वो बस हमें तब बुलाते हैं जब उन्हें हमारी जरूरत होती है, बाकी के टाइम हम उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते कि वो कहाँ रहते हैं एंड इस वक्त कहाँ पे है। एंड हमें तो उल्टा आज ही पता चला है कि जो ब्लड क्लाउड लॉर्ड है वही शैंग शोयोन है। अगर ऐसी बात है तो फिर तो तुम किसी भी काम के नहीं हो। जिसके बाद जो लू फैंग होता है वो इस बंदे को एक ही झटके में मार देता है एंड इसकी जो डेड बॉडी होती है वो लू फैंग की ब्लड वेव्स के अंदर डूबते हुए लू फैंग के डायरेक्टली स्टार टावर के अंदर चली जाती है। इसके बाद लू फैंग यूनटियान हूँ और यूनटियानी की तरफ देखता है और उन दोनों की तरफ देखते हुए पूछता है कि तुम मुझे बताओ कि ब्लड क्लाउड कहाँ पे है। एंड इसी जगह पे ये चैप्टर खत्म होता है। तो इस जगह पे जितने भी फ्री एपिसोड थे इस चैप्टर के वो सारे के सारे खत्म होते हैं। इसके आगे के जितने भी चैप्टर है वो सारे के सारे पेड है, यानी कि उसके लिए मुझे भी वीआईपी सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा इस चीज का। बट क्योंकि ये एक चाइनीज लोगल है और इंडिया के अंदर ऑलरेडी 90% चाइना की चीजें बैन है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं ये चीज कर सकता हूँ। बट मैंने जैसे तैसे करके एक छोटे से यूट्यूबर से कांटेक्ट किया जो कि चाइना से था एंड उसके मदद से इसके आगे के 2-4 चैप्टर मुझे और मिल गए। तो इस वक्त मेरे पास बस इतनी चैप्टर्स है कि मैं एंट्रोपी वाले आर्क को खत्म कर सकूं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये आज का लास्ट अल्ट्रा प्रीमियम वीडियो है। इसके बाद मैं कुछ टाइम का ब्रेक लूंगा एंड आगे के और जितने भी चैप्टर्स है मैं उन्हें ढूंढने की कोशिश करूंगा, फिर चाहे मुझे उसके लिए पे करना पड़े कि या फिर मुझे कहीं से फ्री में मिल जाए। अगर आप में से किसी को कोई ऐसी वेबसाइट पता हो जिसके थ्रू मुझे इसके आगे की चैप्टर मिल सके तो मुझे कमेंट करके बता देना या फिर पर्सनली मुझे इंस्टा पे डीएम कर देना।